अब अगर गर्भ संस्कार की बात करें, हाउ यू फील, लोग कितना इसके बारे में अवेयर है? 18 ईयर्स में मैंने देखा है, बहुत सारी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि लोग तुरंत बोल देते हैं और करना शुरू कर लेते हैं। सो गर्भ संस्कार अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक चीज़ ऐसा नहीं कि आजकल सुनने में आ रहा है। बड़े लोग जो होते हैं, समझदार लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनको समझाना, उनके माइंड को चेंज करना या कोई नई बात उनके दिमाग में डालना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब बड़ों के लिए ये दिक्कत है तो जो बच्चा अभी गर्भ के अंदर है उनके लिए आप जो ये गर्भ संस्कार की पूरी प्रोसेस करवाते हो, उनसे क्या असर पड़ता है और सच में इन चीज़ों का, हर छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो क्या क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर डेवलप की जा सकती है? अगर स्कूल के अंदर दो बच्चे झगड़ा कर रहे हो और जब उनके माता पिता को बुलाया जाता है तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेमबाजी होती है, इसने ये किया, इसने वो किया। बच्चे ब्लेम करते हैं, पहले इसने मारा, पहले इसने मारा। और माता पिता क्या बोलते हैं, कैसे संस्कार दिए हैं इन लोगों ने अपने बच्चे को। ये कौन से संस्कार की बात होती है यहाँ पे? एक छोटा सा बच्चा है, इसको जो आपने सिखाया वो उसने सीखा, तो ये संस्कार वर्ड कहाँ से आता है? दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अंदर 16 तरह के संस्कार का वर्णन किया गया है। इन 16 संस्कारों में से 4 तरह के संस्कार उस बच्चे के जन्म के पहले हैं। 11 संस्कार जन्म और मृत्यु के बीच में है और 1 संस्कार मृत्यु के बाद में है। हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि किसी भी बच्चे के जन्म के पहले जो ये संस्कार बताए गए हैं, उन संस्कार विधि का उस बच्चे के ऊपर इफ़ेक्ट होता है। क्या हम इन चीज़ों को समझते हैं? और अगर समझते हैं तो क्या हमने कभी इस चीज़ के लिए कुछ किया है? दोस्तों, मैं हूँ शरद जानी और आज पॉडकास्ट विद शरद जानी में हमारे साथ जो गेस्ट है वो इस टॉपिक के ऊपर, जो बहुत ही कम सुना गया है, शायद जानते भी होंगे लोग लेकिन इसको अपनाते नहीं हैं, या तो पता नहीं है इस चीज़ की वजह से इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन नहीं हो पाता, इम्पोर्टेंस नहीं लोगों के सामने आता। और इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर आज हमारे साथ है डॉक्टर खुशबू पटेल। वेलकम मैडम। थैंक यू सो मच। एंड आई वुड लाइक टू शेयर हर इंट्रोडक्शन। डॉक्टर खुशबू पटेल, शी इज़ फ्रॉम बड़ौदा। उनका खुद का क्लिनिक है एंड सिंस मैनी ईयर्स, ऑलमोस्ट मोर देन 18 ईयर्स वो इस फील्ड के अंदर है, जहाँ पे वो फाउंडिंग डायरेक्टर है आयुर्स खेवना क्लिनिक, जो वडोदरा गुजरात में है। शी इज़ अ डेडिकेटेड आयुर्वेदिक कंसल्टेंट विद अ फोकस्ड एडवांस गर्भ संस्कार, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट एंड वेट लॉस, with a passion of helping individuals and mainly to the couples achieve optimal health for themselves and for their coming child even before her or his birth. She has dedicated over 18 years to owning her skill and expertise in these areas. With proud of having received the Fertility Expert Award from Star Time India, a recognition of her commitment टू प्रोवाइडिंग एक्सेप्शनल केयर। 15,000 से ज़्यादा इनके पेशेंट्स हैं और इनके रिव्यूज़ अगर आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता कोई एक भी रिव्यू 4 स्टार से नीचे है इनका। शी डिसाइडेड टू सपोर्ट हर क्लाइंट्स ऑन देयर जर्नी टूवर्ड्स इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड वेलबींग। और आज हम डॉक्टर खुशबू से बात करेंगे स्पेसिफिकली एक टॉपिक के ऊपर जिसे हम कहेंगे गर्भ संस्कार। खुशबू जी, ये संस्कार वाला वर्ड जो है पहले तो बहुत भारी लगता है तो थोड़ा हमें बताइए कि ये क्या होता क्या है और आप किस तरह से देखती है चीज़ को। बट उसके पहले जो मुझे जो क्वेश्चन आता है वो है, आपका जो क्लिनिक का नाम है वो आयुर्स खेवना करके है, राइट? व्हाई दैट पर्टिकुलर नेम? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शरद जी। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका जो क्वेश्चन है कि आयुष खेवना क्या नाम है, उसका क्या मीनिंग है, तो लेट मी टेल यू, आयुष मीन्स A to Z। अगर आप उसका फर्स्ट लेटर देखोगे वो A है और लास्ट में है Z, राइट। तो आयुर्वेद को वो
इंडिकेट करता है तो ए टू जेड कोई भी तकलीफ हो, चाहे जॉइंट पेन हो, स्किन डिजीज़ हो या वेलनेस हो, वो सब इसमें आ जाता है। एंड खेवना एक ऑथेंटिक गुजराती वर्ड है जिसका मीनिंग है महत्वाकांक्षा, राइट, इच्छा, इच्छा, विश। राइट। सो एंड मेरी डॉटर का नाम भी खेवना है। सो Okay. जिसको आयुर्वेद की इच्छा है और जो कुछ भी प्रॉब्लम है उसका एक ही जगह पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो इसीलिए मैंने आयुष खेवना नाम रखा है। सो आपने दो चीज़ों को क्लब किया, एक आयुर्वेद और A to Z। जेड सो आयुर्वेद में A to Z जितना भी है दैट यू कैन एक ही जगह पे सॉल्यूशन। एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा। वाओ। हाउ यू स्टार्ट दिस जर्नी, वाई दिस स्पेसिफिक फील्ड, यही क्यों, और क्या चीज़ थी, क्या विचार थे जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं मुझे इस फील्ड के ऊपर और स्पेसिफिकली इस टॉपिक के ऊपर काम करना है? इन 2005 मेरा आयुर्वेद कंप्लीट हुआ था, BAMS। फ्रेंकली कहूँ तो आयुर्वेद में जाने की कोई ऐसी पहले से डिज़ायर नहीं थी। आई वांट टू गिव टेक एडमिशन इन MBBS, और मेहनत ऐसी ही की थी। 2001 में 88% आए, MBBS में नंबर भी लग गया। फिर हुआ कि नहीं कुछ अलग करना है, एंड देन आई डिसाइडेड कि आयुर्वेद में एडमिशन ले ले। आयुर्वेदिक प्रैक्टिस स्टडी चल रही थी, इन बिटवीन मेरा कांटेक्ट हुआ मेरे एक मेंटर के साथ, एंड मैं बाय द बाय उनके यहाँ पे जाती थी कि चलो आयुर्वेद में कैसा रिजल्ट मिलता है देख लेते हैं। एंड शी वॉज टेलिंग मी डैट के खुशबू MD कर ले, तो मैंने MD भी कर लिया कि नहीं चलो पंचकर्म में MD करना है। बट इन 2005 जब मैं उनके साथ बैठी थी अपने कंसल्टेशन टेबल पे उनके साथ, एंड शी वॉज टेलिंग मी डैट कि गर्भ संस्कार में ये है वो है, एंड उसी टाइम पे गर्भ संस्कार का बीज मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बो दिया था। ओके। तो आयुर्वेद में ऐसा पर्टिकुलर कुछ पढ़ने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है गर्भ संस्कार। right. अगर आप शास्त्र देखने जाओगे ना तो वी हैव टू फाइंड आउट सो मैनी थिंग्स, और वहाँ से मैंने कलेक्ट करके ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। Right. तो मुझे लगा ये गर्भ संस्कार क्या है, तो 2005 से जो रिसर्च किया वो अभी तक चल रहा है। राइट। एंड देन फिर 2008 में मैंने अपनी प्रैक्टिस सूरत की बंद कर ली, एंड आफ्टर मैरिज आई केम टू वडोदरा, एंड वडोदरा में आके एक ट्रस्ट में क्लिनिक स्टार्ट किया, एंड देन फिर अपना खुद का, एंड इन बिटवीन मैंने जो जो समझा सीखा वो सब कुछ मेरे पेशेंट के लिए अप्लाई करना शुरू किया, और वहीं से एक पूरा प्रोग्राम बना। राइट। बट इन दैट सिचुएशन बहुत सारी चीज़ें हुई कि लोगों को क्वेश्चंस रहता था कि गर्भ संस्कार ऐसा सब्जेक्ट है ना कि नॉर्मल पर्सन को मालूम नहीं होता है कि ये गर्भ संस्कार क्या है। सो फिर वहाँ से पूरी जर्नी की शुरुआत हुई। ओके। सो टू नो एवरीवन, जो ये संस्कार की बात हमने की, तो 16 संस्कार कौन कौन से हैं, लेट मी शेयर दैट विथ यू। जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, पहला है गर्भाधान, दूसरा है पुनस्वन, तीसरा है सीमंत संस्कार, चौथा है जटकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्कर्म, सातवां अन्नप्रसन, आठवां चौल, नाइन्थ इज विद्यारंभी, 10वां कर्णवेद, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशनी संस्कार, 14 है समर्तन, 15वां विवाह, और अंतिम अन्येष्टि। इसमें से पहले 4 जो है इसमें कहीं भी गर्भ संस्कार वर्ड नहीं मिलेगा आपको, लेकिन ये पहले 4 जो संस्कार है उनमें क्या होता है, इन चीज़ों का डिटेल जो है वो गर्भ संस्कार की जो पूरी प्रैक्टिस है या जो भी डिटेल्स खुशबू जी अपने क्लाइंट को रिफ़र करते हैं उनमें कवर कर लेती हैं। राइट राइट। ओके, इफ़ यू गो अहेड देन रिपीटेडली अब ये दूसरा क्वेश्चन आएगा कि अब अगर गर्भ संस्कार की बात करें, हाउ यू फील, लोग कितना इसके बारे में अवेयर है? इन 18 ईयर्स में मैंने देखा है बहुत सारी मेहनत की है। ऐसा नहीं कि लोग तुरंत बोल देते हैं और करना शुरू कर लेते हैं। सो गर्भ संस्कार अगर मैं आपको समझाऊं तो ये एक चीज़ ऐसा नहीं कि आजकल सुनने में आ रहा है। ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पुरानी फ़ोटो निकाली
अलमारी में से और उसको डस्टिंग की, नई फ्रेम लगा ली और रख Right, लिया। right. तो गर्भ संस्कार पुरानों शास्त्रों से चला आया हुआ है, सिर्फ इसको नई फ्रेमिंग करके यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी ये चीज़ कि जब हम गर्भ संस्कार के अवेयरनेस के लिए ही हमें सेमिनार, वेबिनार, लेक्चर्स देने पड़ते हैं कि जिनसे उनका कंसेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गर्भ संस्कार। और ऐसा है कि अभी अवेयरनेस के तौर पे बहुत सारे कपल है कि जो प्लानिंग फेज से ही करना शुरू कर रहा है। Okay. तो ये प्लस पॉइंट है कि अगर उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई और उनको लग रहा है कि नहीं इट इज़ वर्थफुल, और इसीलिए हम उनको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं आप करो ही। तो 100 में से आप देख सकते हो तो अभी रेशियो है 30 पेशेंट्स के, Okay. 30 कपल्स के कि जो Who कर रहे knows हैं। गर्भ संस्कार और हाँ, they want और- to do गर्भ हाँ, संस्कार। वो उनकी प्रायोरिटी में है। बाकी लोग समझते हैं, करना है, सब कुछ है, बट होता है ना कि नहीं अभी नहीं, फिर अभी प्रायोरिटी है दवाइयों की, तो वो नहीं कर पाते हैं। राइट। क्या ऐसा होता है कि जब गर्भ संस्कार वर्ड हम बोलते हैं तो उनको लगता है ये कोई स्पिरिचुअल कोई विधि वगैरह होगी? ऐसा कभी किसी ने पूछा है आपसे कि मैडम होता है। आप कोई विधि करवाने वाले हो क्या, ऐसा कुछ? मेजोरिटी ऑफ द कपल को यही होता है ना कि ये संस्था वाले तो घर पे 3 महीने पे 5th मंथ पे आके विधि करवा जाते हैं, तो Right. वो तो गर्भ संस्कार ही है ना, तो वो तो हम करवा लेंगे। ओके। बट मैं एडवांस गर्भ संस्कार में क्या समझाती हूँ वही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि गर्भ संस्कार का जो मीनिंग है ना, तो प्रोग्रामिंग ऑफ द योर बेबी इनसाइड वूम। ओके। आप अपने बच्चे का प्रोग्रामिंग ही कर रहे हो, तो स्पिरिचुअल तो है ही, बट बेबी का फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड सोशल क्वोशंट का हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो वो स्पिरिचुअली जो करवा रहे हैं वो सही है, बट उनका जो इंटेलेक्चुअल है, जो फिजिकल है, वो पोर्शन के ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ता है। सो इट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वी कैन से कि यूजिंग स्पिरिचुअलिटी और यूजिंग माइंडसेट जो भी हम कहते हैं, द माइंड एंड बॉडी का सिंक्रोनाइजेशन करवा के हाउ यू कैन बी ए पेरेंट ऑफ अ हेल्दी, स्टेबल एंड वेल ग्रोन बेबी, राइट? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। इस सिर्फ कोई विधि विधान नहीं है जो आपको यहाँ पे आके करवाना है, इट इज़ अ प्रूवन साइंस टेक्नोलॉजी। व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपको अपने बच्चे में क्या क्वालिटी चाहिए या जो आपका चाइल्ड आने वाला है, हाउ यू आर प्लानिंग अबाउट हिज डेवलपमेंट और हर डेवलपमेंट, तो ये बात हो गई कि जिसको हमने देखा नहीं है उसकी हम बातें कर रहे हैं। जो आने वाला है मे बी वो पिता के जैसा होगा, मे बी वो अपनी माँ के जैसा होगा, एंड द बिगिनिंग स्टेज वो हर किसी के जैसा दिखता है, कभी छोटे भाई के जैसा, कभी दादी के जैसा दिखता है, हर तरह के चेहरे हम लोग उनके देखते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन ऑफ समवन हु इज़ नॉट येट बॉर्न। तो ये चीज़ें आप उनको कैसा एक्सप्लेन करते हो कि आपको विजुअलाइजेशन करना है? सबसे पहले तो शरद जी वहीं से शुरू होती है, गर्भ Okay. संस्कार की जो ट्रेनिंग होती है ना, Okay. जहाँ पे उनको क्वालिटीज डिसाइड करने के लिए बताया जाता है। Okay. और आपने बोला जैसे कि जिस बच्चे को देखा ही नहीं है उसके लिए उसको देखना है या उसको देखने की कोशिश करनी है, बट हम पर्टिकुलर उसको ही दिखाते हैं। हम उनको बोलते हैं कि एक बेबी के जिसके जैसा बच्चा चाहिए, यू हैव टू सिलेक्ट। ओके। एंड देन फिर क्या क्या क्वालिटी, उसकी आइज़ कैसी चाहिए, उसका कलर कैसा चाहिए, उसका नोज़ कैसा चाहिए, ये हुआ फिजिकल क्वेश्चन, राइट? उसकी हाइट, उसके हेयर का कलर, जो जीन्स आपको हाईलाइट करना है ना, यू कैन। कपल के पास इतना पावर है, ओके। दैट इज़ फ्रॉम विजुअलाइजेशन। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। Okay. एंड जब बेबी आता है एंड हम वो फोटो को कंपेयर करते हैं, बच्चा एक्चुअल वैसा ही दिखता है। डज इट द सेम लाइक विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशन का भी हम लोग इसमें पार्ट कह सकते हैं? Yes. ओके। विजुअलाइजेशन ही है, बट जो मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जो जीन्स को हाईलाइट करना है ना, यू कैन। तो हम वहीं पे तो एक मदर आई थी, शी इज़ फ्रॉम वडोदरा ही, वो 5.5 मंथ में मेरे पास ज्वाइन हुई थी, ओके। 5.5 महीने की प्रेगनेंसी में। एंड जब उसको मैंने ये सिलेक्ट करवाया कि किस तरह से क्वालिटी सिलेक्ट करनी है, उसने सिलेक्ट की। एंड शी वॉज आस्किंग मी एट दैट टाइम कि मैं आइरिस का कलर ब्लूइश रखूँ? तो मैंने बोला हाँ रख ले। तो बोले कि मैडम 5.5 महीना हो गया है तो अभी होगा। मैंने बोला तू सिलेक्ट कर, आई विल ट्रेन यू, कि मैं तुझे बताऊँगी किस तरह से करना है, सिर्फ तेरी बिलीफ में ये सेट हो जाना चाहिए। एंड उसने स्टार्ट कर लिया। तो जब उसकी डॉटर का बॉर्न हुआ था, आई थिंक 7 या 8 अप्रैल के आसपास, एंड उसके आफ्टर 40 डेज़ के बाद शी सेंड मी द इमेज ऑफ हर डॉटर एंड उसका वीडियो भी,
कि उसकी आइरिस का कलर एकदम ब्लूइश है, ओके और उसके फैमिली में भी किसी की भी हिस्ट्री नहीं है कि जिसके आइरिस का कलर ऐसा हो। तो ये सब विजुअलाइजेशन से होता है। मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन में थोड़ा सा फर्क तो नहीं है, बट मैनिफेस्टेशन जो है ना शरद जी, वो एंड गोल है, ओके उसके स्टेप्स होते हैं, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन मूवी, उसके बाद हम उस वहाँ पे पहुँचते हैं। Okay. तो वो स्टेप बाय स्टेप जाना होता है। जब वो ये अप्लाई करते हैं ना, उनके बच्चे में वही सब कुछ आता है। दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग। मतलब आप अपने बच्चे को जिस तरह का एक्सपेक्ट करना चाहते हो उस तरह का ही उसको ला सकते हो। इट इज़ लाइक सिमिलर, अगर सुबह हम लोग जागे और अगर सुबह कुछ अगर ऐसा हुआ जिससे हमारा मूड ख़राब होता है तो पूरा दिन हमारा ख़राब जाता है। आपके थॉट्स जो आप दिन की शुरुआत में लेके चलते हो पूरे दिन आपके काम में, आपकी रूटीन लाइफ में इफ़ेक्ट करते हैं। सो ये बात तो हम सब लोग मानते हैं कि आपके विचारों का आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर रहता है। वन पॉजिटिव थॉट कैन चेंज योर होल डे एंड सिमिलर इट अप्लाइज टू द नेगेटिव थॉट। तो ये बात सही है कि जो सोचना है वो जीवन के ऊपर असर करेगा। और जब आपके गर्भ के अंदर कोई बच्चा है तो आप क्या सोचते हो ये आप पे तो असर कर ही रहा है, लेकिन आपके बच्चे के ऊपर भी असर कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली, राइट, डेफिनेटली। ओके। सिमिलर एक क्वेश्चन रहेगा, डज द फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमन, स्पेसिफिकली जब वो एक माँ बनने वाली हैं तो उनके विचार, उनका स्ट्रेस लेवल, उनका जो कामकाज का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, इन सब चीज़ों का और ये गर्भ संस्कार का क्या कनेक्शन रहेगा? डेफिनेटली कनेक्शन होता है। गर्भ संस्कार में हम मदर को यानी कपल को ही ट्रेनिंग देते हैं। ओके, नॉट दोनों- ओनली मदर। नॉट ओनली मदर, दिस Okay. इज द ट्रेनिंग ऑफ कपल, क्योंकि पेरेंट में दोनों ही पेरेंट तो बनने वाले हैं, और मदर फिजिकली और इमोशनली बेबी के साथ अटैच्ड है, राइट, बट फादर इमोशनली बेबी के साथ अटैच रहते हैं। तो मदर की जो डाइट है, क्योंकि 80% काम तो डाइट से होता है, राइट, मदर जो खाती है वही इफेक्ट होती है। अभी मेजोरिटी ऑफ द जनरेशन को ऐसा होता है कि खाने में क्या चीज़ है, खाना कोई भी खा लो, जंक फूड खा लो, बेबी हेल्दी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हर एक मंथ वाइज डाइट प्लान चरक ऋषि ने दिया है। ओके, फर्स्ट मंथ में ये खाओ, ये ऑर्गन बन रहा है, सेकेंड मंथ में ये खाओ, थर्ड मंथ में, तो हम उसके हिसाब से उनको डाइट प्लान प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकेंड थिंग होती है कि प्रकृति भी मैटर करती है। शरद जी 5 मिर्ची खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकती, राइट, क्योंकि मेरी प्रकृति है। तो हम वहाँ पे उनकी प्रकृति देखते हैं और फिर डाइट देते हैं, तो वो वहाँ पे मैटर करता है। रही बात स्ट्रेंथ, यानी आप जो कहते हैं घर की कामकाज ये सब, तो वो हर एक लेडी के इंडिविजुअलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कहते हैं ना विल पावर या मनोबल। राइट, तो किसी का लो होता है तो वो बोलते हैं कि मैम आज ये हो रहा है, मैम आज उल्टी हो रही है, मैम आज मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो होता है। और दूसरा जो होता है कि जो थ्रू आउट 9 मंथ्स अच्छे से काम करती है, तो वो हर एक लेडी की प्रकृति के ऊपर डिपेंड रहता है। और जो बात करेगा उनकी मेंटल स्टेटस, वो क्या सोचती है, देखती है, उसकी तो 100% इफेक्ट होती है। तो शरद जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि स्ट्रेस क्या है आपके, आप क्या मानते हो उसके लिए? अगर मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और कम एग्जीक्यूशन, ये जो क्रिएट करता है सिचुएशन, दैट इज़ आई विल थिंक इट इज़ अ स्ट्रेस। बहुत कुछ करना है बट नहीं हुआ, हो रहा है थोड़ा सा, तो जो नहीं हो रहा है ना वो एक प्रेशर क्रिएट करता है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, दैट मे बी द स्ट्रेस। इसको भी मैं थोड़ा एलाबोरेट करती Yes, हूँ। please. आप एकदम नियर बाय है। थैंक यू। हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, स्ट्रेस हो गया। यस, आज यहाँ पे टाइम पे आना था, 15 मिनट लेट हुआ, स्ट्रेस हो गया, Yes. नहीं पहुँचे, फ्लाइट आपकी लेट हुई या क्या हुआ, तो टेंशन हो गया ना कि मैम यहाँ पे पहुँच गए, मैं पहुँच जाऊँ या ट्रैफिक में फंस जाऊँ, तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। ओके, तो अल्टीमेटली वही चीज़ है कि हमारी जो डिज़ायर है अगर वो फुलफिल नहीं हुई तो वो स्ट्रेस क्रिएट करता है। ओके, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्ट्रेस ये हमारे थिंकिंग पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, हम कोई चीज़ कैसे सोचते हैं। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल।
दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं, कितने कपल ऐसे हैं कि जिनके पास बच्चे नहीं है तो स्ट्रेस है, बहुत सारे। राइट। और कितने लोग आप देखोगे ऐसा है कि जिनके लिए बच्चे ही स्ट्रेस है। वो तो उनसे भी ज़्यादा है। आप देखते जाओ कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास पेरेंट्स नहीं है तो स्ट्रेस है, और कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए पेरेंट्स से स्ट्रेस है। राइट। कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए पैसे नहीं है तो स्ट्रेस है, और क्या कितने लोग ऐसे कि पैसे ही उनको लिए स्ट्रेस है, कहाँ पे रखें क्या करें। बहुत पैसा है इसलिए नींद नहीं आ रही नहीं है, आ रही। और पैसा नहीं है तो नींद क्यों आएगी? एग्जैक्टली। मैडम, बड़े लोग जो होते हैं, समझदार लोग जो पढ़े लिखे हैं, उनको समझाना, उनके माइंड को चेंज करना या कोई नई बात उनके दिमाग में डालना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। सही बात है। आप या मैं भी सारी बातों को अडोप्ट नहीं कर पाते, और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कुछ अडोप्ट करना चाहते ही नहीं हैं और लोग उनको समझाते रहते हैं। जब बड़ों के लिए ये दिक्कत है, तो जो बच्चा अभी गर्भ के अंदर है उनके लिए आप जो ये गर्भ संस्कार की पूरी प्रोसेस करवाते हो, उनसे क्या असर पड़ता है, और सच में इन चीज़ों का, हर छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो क्या क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर डेवलप की जा सकती हैं? शरद जी, पहले तो मैं आपको उसकी डेफिनेशन बताती हूँ कि गर्भ संस्कार की डेफिनेशन क्या है, ओके। जो शास्त्र में लिखा हुआ है। तो गर्भ संस्कार जो वर्ड है वो 2 शब्द से बना हुआ है, एक गर्भ और दूसरा है संस्कार। राइट। तो गर्भ यानी फिटस, और संस्कार यानी आयुर्वेद में लिखा हुआ है संस्कारो ही गुणांतराधानम, यानी एक क्वालिटी का दूसरी क्वालिटी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है ना, उसको संस्कार कहा जाता है। राइट। तो गर्भ संस्कार यानी आपके बच्चे में आपको जो डिज़ायर क्वालिटीज़ लानी है उसको आप 100% ला सकते हो, तो वो होता है गर्भ संस्कार। और गर्भ संस्कार में हम कपल को उनको कैसा बच्चा चाहिए, वहाँ से हम सजेशंस देते हैं, एडवाइस करते हैं, उनको लिस्ट दिया जाता है हर एक क्वेश्चन वाइज, फिजिकल क्वेश्चन का, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन का, सोशल स्पिरिचुअल क्वेश्चन, और उसके बाद उनको मालूम होता है कि हाँ उनको क्या चाहिए। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर एंड गोल ही मालूम नहीं, अगर मुझे मुंबई जाना है, मैं कार लेके निकलूँगी तो मैं डेफिनेटली मुंबई ही पहुँचूँगी, बट अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि मुझे मुंबई जाना है तो मैं नहीं पहुँच पाऊँगी। तो सेम उनको ये समझाया जाता है कि आपका मेन डेस्टिनेशन क्या है, एंड गोल, और फिर उनकी पूरी प्रोसेस चलती है कि क्वालिटी सिलेक्ट करने के बाद किस तरह से उसको बेबी में लाया जाता है, क्योंकि मेन प्रोसेस तो वही है। एंड रिजल्ट इज द बेबी, राइट। तो फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सजेशंस देते हैं क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि रीडिंग ऑल्सो मैटर अ लॉट, कैसी बुक पढ़नी चाहिए, उनको मटेरियल दिया जाता है। म्यूज़िक एक बहुत इम्पॉर्टेंट की पॉइंट होता है, की रोल होता है म्यूज़िक का। मदर जो कुछ भी सुनती है उसकी इफ़ेक्ट होती है अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि बेबी की हियरिंग सेंस है ना, वो एक ही सेंस ऐसी है जो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है। ओके। बेबी की 5 सेंसेस का डेवलपमेंट 100% होता है, और एक ही सेंस है कि वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड, बाकी सब कुछ मदर रो, स्मेल मदर ने ली, टेस्ट मदर ने लिया, सिर्फ हियरिंग उसकी 16 वीक से स्टार्ट हो जाती है। ऐसे 3rd वीक से हर एक सेंस बनना शुरू हो जाता है, 16 वीक से उसकी हियरिंग सेंस स्टार्ट हो जाती है, 24 वीक से बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये किसकी आवाज़ है, मेरे फादर की, मदर की, दादी की, तो हर एक आवाज़ को वो रिकॉग्नाइज करता है। तो फिर उनको म्यूज़िक कौन सा राग कौन से मंत्र पे सुनने चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्योंकि भरत मुनि ने हर एक मंत्र के राग कहे हैं कि 4th मंत्र पे हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो ये राग सुनना चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड करते हैं। उनके पीछे एक एज अ मेंटर रहते हैं कि क्या खाना चाहिए। पहले मैंने आपको बताया वैसा कि हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, उसकी प्रकृति मैटर करती है, तो वो डाइट भी उनको सजेस्ट किया जाता है, कौन से योग प्राणायाम करने चाहिए। राइट। क्योंकि हर एक मंथ वाइज होता है, किसी की अगर सिचुएशन ऐसी है या टर्म कंडीशन ऐसी है तो वो हर एक आसन नहीं कर सकती। फिर पॉजिटिविटी की कोई चाबी नहीं है कि वो डाल दो और वो हो गए। राइट। तो उनके लिए उनके पीछे पढ़ना ही पड़ता है कि नहीं आप ये करो, राइट, एंड उसके लिए उनको मेडिटेशन करना पड़ता है।
डू दे पॉजिटिवली आंसर? आप जब ये एज अ कंसल्टेंट आप करवाना चाहते हो उनसे, तो शुरू शुरू में जो शायद सब लोग करते होंगे, हाँ सब फॉलो करेंगे ये डाइट वगैरह सब कुछ, कहाँ तक ये फॉलो हो पाता है? नहीं शरद जी, डेफिनेटली वो 100% देते हैं, जो ज्वाइन होते हैं वो 100% देते हैं। Wonderful. बिकॉज उनमें क्या होता है ना कि मंथ वाइज जो शेड्यूल चलता है उसके लिए उनको रहना पड़ता है। दूसरा कि जैसे ही वो स्टार्ट करते हैं ना, दे आर फीलिंग सो गुड, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जो रूटीन की प्रॉब्लम्स होती है मदर की, बैक पेन हुआ, मूड स्विंग हुआ, कंफ्यूजन डाइट में, वो सब कुछ उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है, क्योंकि डाइट बनती जाती है उनकी। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके डाइट में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है। फिर होता है ना कि हर एक मदर की डिजायर होती है कि मेरा बच्चा एकदम गोरा होना चाहिए, सबकी होती है। सबकी ऐसा होता है, तो कैसा डाइट लेना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि गोरा आए या ना आए वो हमारे जीन्स पे डिपेंड करता है, बट स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। उसके लिए आयुर्वेद में थोड़ी हर्ब्स या डाइट में हम उनको सजेस्ट करते हैं, वो भी पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से होता है। डाइट बहुत मैटर करता है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। फोर्थ मंथ में आयुर्वेद में कहा गया है मदर को 2 हृदया, 2 यानी 2 2 राइट, हृदया यानी 2 हार्ट वाली कहा जाता है मदर को। राइट। क्यों? क्योंकि हार्ट बीट जो होती है ना वो 22 डेज पे आ जाती है ओके बेबी की। वो शास्त्र में भी लिखा हुआ है 5000 साल पहले कि गर्भोपनिषद में लिखा गया है कि 22 डेज पे हार्ट बीट आ जाते हैं। साइंस भी मानना शुरू कर लिया, सोनोग्राफी मशीन का इन्वेंशन 1971 में हुआ ना, तब उन्होंने भी मानना शुरू कर लिया कि 22 डेज पे आ जाते हैं। बट शास्त्र में लिखा हुआ था कि 2 हृदय यानी आयुर्वेद के हिसाब से मदर की डिज़ायर होती है पर्टिकुलर चीज़ें खाने की, किसी के साथ बात करने की, कहीं पे जाने की। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी जो डिज़ायर है ना वो फुलफिल करो। हार्ट का डेवलपमेंट 4th मंथ में कंप्लीट होता है, इसीलिए बेबी अपनी डिज़ायर अपनी मदर थ्रू एक्सप्रेस करता है। इसके लिए उसको होता है ना कि कुछ खट्टा खाना होता है या कुछ ये खट्टा वाला मेरे दिमाग में कभी ये हर बार खट्टा क्यों? ऐसा नहीं होता है, वो एक्चुअली नोजिया वॉमिटिंग हार्मोन चेंजेस की वजह से वो लोग होता है। बट हम कपल को जब कहते हैं ना कंसल्टेशन करके, उसके हस्बैंड को मैं बोलती हूँ कि उसकी जो डिज़ायर है ना वो फुलफिल करना। उसका 4th मंथ चल रहा है, फिर मैं धीरे रह के बोलती हूँ अगर चाइनीज़ पंजाबी खाना है ना तो मत करना, क्योंकि वो मदर की डिज़ायर है, वो बच्चे की नहीं है। बच्चा सिर्फ टेस्ट परसीव करता है, उसको चाइनीज पंजाबी मालूम ही नहीं है। तो पर्टिकुलर चीज़ों को, किसी को तीखा खाना होता है, किसी को नमकीन खाना होता है, तो वो चीज़ें होती है तो वो फुलफिल करो। इवन नॉट फॉर ओनली डाइट, उनको किसी को मंदिर जाने की इच्छा होती है, देरासर जाने की, तो ऐसी चीज़ें भी होती है। किसी को कोई इंसान से कभी भी बात करने की इच्छा नहीं होती है और किसी को वही इंसान याद आता है, उसे बात करने की मन होता है, तो वो सब कुछ अपना बेबी अपनी डिज़ायर उसकी मदर थ्रू एक्सप्रेस करता है इन 4th मंथ। ओके। तो हार्ट का डेवलपमेंट होता है तो पर्टिकुलर कैसी चीज़ें खानी चाहिए, तो वी आर गाइडिंग दैम कि क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए। सो मेरे हिसाब से जो हमारे गर्भ संस्कार में है वो लोग आफ्टर डिलीवरी तक, क्योंकि पोस्टमार्टम फेज भी बहुत मैटर करता है ना, तो वहाँ तक वो लोग फॉलो करते हैं। तो ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सिर्फ खट्टा खाने का मन करे तो प्रेगनेंसी, ऐसा नहीं होता। मदर के ऊपर रहता है। जितनी सारी हिंदी मूवी देख लो, मूवीज ही खाने का मन बना रही करता है, मूवीज ही बिलीव बना रही है काफ़ी। तो आपने बोला कि जो हम देखते हैं बार बार देखते हैं तो बिलीव बन जाती है कि हाँ ऐसा ही होगा शायद, तो ये मेरी बिलीफ आज चेंज हो गई है। आपने एक किताब लिखी है दैट इज़ गर्भ संस्कार, एडवांस गर्भ संस्कार, और उसका जो एक नीचे एक लाइन आपने लिखा है, जैसा बीज में वैसा फल में, जो चीज़ बीज में होगी वो उसी तरह का फल आएगा। एग्जैक्टली। एक दूसरा वर्ड आपने उसके अंदर यूज़ किया है गर्भ संवाद। व्हाट इज़ गर्भ संवाद एंड गर्भ संवाद क्यों ज़रूरी है और इससे बेबी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है, या तो प्रेगनेंसी में जो माता है उनको किस तरह से ये हेल्प करता है? तो गर्भ संवाद एक टूल है अपने बेबी के साथ कनेक्ट होने के लिए। गर्भ बेबी और संवाद यानी कन्वर्सेशन, राइट? बातें करना होता है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, संवाद, राइट।
गर्भ के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए उसकी हम उनको, जैसे मैं तो स्क्रिप्ट ही उनको ऑडियो में करके देती हूँ, बट उनको सिखाती भी हूँ। गर्भ संवाद दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम उसको पर्टिकुलर फील्ड वाइज, और मैं जो गर्भ संवाद करवाती हूँ या कोई भी, अगर मदर इमोशनली उसके साथ अटैच करना होना चाहती है तो गर्भ संवाद डेफिनेटली करना चाहिए। और मैं श्योरिटी देती हूँ कि अगर मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संवाद किया है तो बच्चा लाइफ में कहीं पे भी जाएगा, वो आपसे इमोशनली अटैच रहेगा ही। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है। और दूसरी जो उसका तरीका है वो नेचुरल कन्वर्सेशन, यानी चलो बेटा आज हम ये खाएंगे, चलो बेटा आज यहाँ पे घूमने जाएंगे, चलो बेटा पापा आ गए। तो ये जो बात है ना, बच्चा अंदर सब कुछ सुन रहा है, राइट। इससे क्या होगा, और मैंने ऑब्जर्व किया है शैलजा जी की, जिसके सिबलिंग होते हैं यानी सेकंड प्रेगनेंसी होती है ना, वो बच्चा उसके पहले वाले के बहुत अटैच रहता है। मेरी खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने जब जैसे बातचीत की थी ना, तो तथ्य खेवना के साथ बहुत अटैच है। ओके। तो और बेबी उसकी जो आवाज़ है ना वो रिकग्नाइज तुरंत कर लेता है, राइट। आने के बाद भी। तो गर्भ संवाद जब आप करते हैं उससे क्या होता है, इमोशनली तो अटैच रहते ही, आप बहुत सारी चीज़ें सिखा भी सकते हैं। और जब आपने उससे बात की होगी, जैसे रात को सोने का टाइम हो गया है, चलो बेटा आगे सो जाते हैं, तो जैसे ही बेबी बाहर आएगा आप उसको बोलोगे वो सो ही जाता है। सो इट इज लाइक प्रोग्रामिंग थ्रू कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, राइट। और उसी टाइम पे अगर आप कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुना लो रात को सोने के टाइम में, आपका इष्ट देव का या कोई भी सूदिंग म्यूजिक होना चाहिए। ये म्यूजिक भी बहुत इफेक्ट करता है, आप कौन सा सुने। अगर आप ढिंचाक वाला सुनोगे तो बच्चा हाइपर एक्टिव आएगा, अगर आप सूदिंग सुनते हैं ना तो बच्चा शांत होता है, और बच्चा बहुत कम डेसिबल वाला साउंड परसीव करता है। Great. तो इसके लिए हम वैसे म्यूजिक उनको प्रोवाइड कहते भी है कि आप अपने इष्ट देव का सुनो, और कहो बेबी को कि चलो अभी सोने का टाइम हो गया। बेबी जैसे ही बाहर आते हैं 15-20 दिन उनको लगता है सेट होने में, उसके बाद अगर आप उसको म्यूजिक सुनाओ सो ही जाता है। वी हैव लिसन दिस थिंग, हमने सुना है कि मेरे बेटे को या मेरी बेटी को ये रात को सोने से पहले ये 2 मिनट ये सुना दो, उसको अच्छी नींद आ जाती है। सो इट इज़ ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग, राइट। और इवन आपने जो पहले बोला कि अगर हम हमारे भाई या कोई फ्रेंड, चाहे वो इंडिया से बाहर भी चले जाए, अगर उनसे बात करते रहते हैं हम लोग, तो बॉन्डिंग ऐसा ही रहता है, मैं श्योर। भले ही वो 5 साल के बाद आए, 10 साल के बाद आए, और चाहे बाजू वाला हो, अगर हम बात नहीं करते तो वो ना तो हम कभी उनसे मैच हो पाते हैं, ना तो कभी किसी चीज़ में उनको बुलाने का मन करता है। वही चीज़ होती है। और यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप बात नहीं भी करोगे बेबी के साथ तो फिर क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि बच्चा तो सुन ही रहा है ना सराउंडिंग वाला सब कुछ। सिमिलरली दैट महाभारत के अंदर जो भगवान कृष्ण और अभिमन्यु का जो पूरा एक इंसिडेंट है कि जब अभिमन्यु गर्भ के अंदर था तो भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, स्पेसिफिकली जो कोठासुज जो दी कि युद्ध के अंदर जो चक्रव्यूह होता है उनमें किस तरह से उसको तोड़ा जाता है, तो जो ज्ञान भगवान ने जहाँ तक दिया वो अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रह के सुना। क्योंकि सुभद्रा जी जब सुन रही थी तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ वो सब सुन रही थी, इसीलिए अभिमन्यु वही चीज़ सीखा। उसको भी हम अभिमन्यु की इफेक्ट करके सिखाते हैं कि क्यों से मदर तो पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें करेगी, बच्चा सब कुछ नहीं सीखेगा, क्योंकि भगवान कृष्ण बोल रहे थे। हाँ। और भाई बोल रहा था, तो वही ना। और सुभद्रा खुद एक वीरांगना थी, राइट। तो उसको युद्ध में इंटरेस्ट था, इसीलिए उसने श्री कृष्ण को कहा कि भैया मुझे बताओ कि युद्ध में क्या होने वाला है। एंड व्हेन श्री कृष्ण वाज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग एंड शी वाज एंजॉयिंग, वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी कि यहाँ पे ये लोग खड़े होंगे, ये चीज़ें होगी, एंड वो पूरी इन्वॉल्व हो गई थी, इसीलिए अभिमन्यु वो चीज़ सीखा। खुशबू जी, आपका डेली रूटीन क्या रहता है? हाउ डू यू मैनेज वर्क, लाइफ, इवेंट्स, पॉडकास्ट, एवरीथिंग? मेरा एक पैशन है, सो उसके लिए मैं हमेशा अपना रूटीन मेंटेन करती हूँ। मैं सुबह में 5 बजे उठ जाती हूँ एंड सबसे पहले जो होता है ना, ग्रैटिट्यूड से शुरू होता है मेरा दिन, राइट। तो ग्रैटिट्यूड करती हूँ, अफर्मेशन। उसके लिए मुझे मेरा जो रूटीन स्टार्ट होता है 6 बजे से, क्योंकि किड्स को स्कूल जाना होता है, तो मैं उनको सुबह में 6 बजे उठाती हूँ। तो उसके पहले का जो 45 मिनट है वो मेरा खुद का मी टाइम रहता है।
सो वहाँ पे मुझे ये जो मेडिटेशन करना है, डेली रिचुअल है, वो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। एंड दैन जैसे ही बच्चे जाते हैं, हस्बैंड जाते हैं 7 o'clock, एंड आफ्टर दैट मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ। तो योग और एक्सरसाइज मेरा वो डेली रहता है। वो मेरा होता है ना, एंडोफिन राइज अप हो जाता है एट दैट टाइम। एंड फिर 9 o'clock से, क्योंकि मैं आप हंसोगे बट मैं खाना भी खुद ही बनाती हूँ। मैंने कोई कुक हायर नहीं की है। मुझे ऐसा है कि हमारे इमोशंस की बहुत मैटर होती है। आप जैसे खाना बनाते हैं वो, और जो चीज़ हम खाते हैं वो वैसे ही एनर्जी जाती है, बिकॉज एनर्जी मैटर अ लॉट। सो उसके बाद स्पिरिचुअल जो कुछ भी चीज़ें है, साईं चरित्र पढ़ना, डेली 1 अध्याय पढ़ती हूँ। और फिर पूजा करके 9:30 को सेंटर पे पहुँच जाती हूँ। इन बिटवीन मेरे ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, तो वो करने के बाद 10:30 से मेरी ओपीडी स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो वो 1 o'clock तक रहता है। सो हाउ डू यू प्रोवाइड योर कंसल्टेशन? आप सिर्फ क्लिनिक में आने वाले लोगों को कंसल्टेशन देते हो, या किस तरह से, या कौन लोग किस तरह से आपको कांटेक्ट करते हैं या आपका कंसल्टेशन लेते हैं? हाँ, शरद जी, पहले तो मैं ये बताऊँ कि मेरे आयुर्वेद का पंचकर्मा वाला सेंटर ही है। अच्छा, आपका हाँ, सेंटर बोल सेंटर रहा है। ओके, तो वहाँ पे पंचकर्मा की हर एक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस तो मेरी बहुत अच्छे से चल रही है, बट गर्भ संस्कार एक पैशन है। ओके, सो उसके लिए हम इवेंट लेते हैं, अलग अलग सिटी में जाते हैं, और अवेयरनेस के पर्पज से वो चीज़ होती है। और रही बात कंसल्टेशन की, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कंसल्टेशन मेरे रहते हैं। तो जो मेरे आउट ऑफ सिटी के रहते हैं, अगर नियर सिटी के होते हैं ना, तो वो तो यहीं पे आ जाते हैं, राइट। बट जो वर्चुअल वाले होते हैं तो उनका भी ऑनलाइन कंसल्टेशन मैं देती हूँ। ओके, कि फिर उनके टाइमिंग स्लॉट के ऊपर रहता है। तो मेरा जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो बिफोर 10 days फुल हो जाती है। कि ये अपॉइंटमेंट होती है, तो पेशेंट को थोड़ा सेट करना रहता है। और इन बिटवीन मेरे खुद के प्रोग्राम्स भी चलते हैं, वेबिनार होते हैं रूटीन डेज में भी, संडे के। एंड जो वेबिनार थ्रू ज्वाइन होते हैं उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहते हैं, तो सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इन बिटवीन टीम सब कुछ कर लेती है। सो सुबह से लेके शाम तक में आप अपना रूटीन, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, खाना बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर अपॉइंटमेंट्स देखना, ऑनलाइन या ऑफलाइन वॉक-इन्स जो भी है उनको मैनेज करना, ये सब कर लेती है। हाँ, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। इन बिटवीन पॉडकास्ट करना, यूट्यूब वीडियो, रील्स करना। सो ये होता है ना कि जब आपको होता है कि नहीं मुझे ये करना है, क्योंकि शरद जी पहले से सुबह में भी अगर थक भी गई होती हो ना, रात को भी सुबह में उठ के पहला थॉट यही आता है कि नहीं चलो, बहुत सारे कपल को हमें अवेयर करना है। पावर ऑफ गिविंग वाली चीज़ें होती है कि अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तो जैसे ही वो थॉट आता है ना, चलो वापस रूटीन स्टार्ट कर लो, तो वो मोटिवेशन अपने आप हो जाता है। और कई बार ये होता है कि दिस इज़ आवर गिविंग बैक टू सोसाइटी। अगर आपको कुछ आता है, इफ़ यू आर नॉलेजेबल इन समथिंग, तो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर चैरिटी ही करो। एग्जैक्टली। गाइडिंग पीपल, शेयरिंग योर नॉलेज, अगर वो किसी के काम में आता है, दैट इज़ ऑल्सो योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। एक्चुअली मेरा मिशन ही है कि हर एक घर में गर्भ संस्कार वाला बच्चा होना चाहिए। तो जब मिशन होता है ना कि नहीं, तो उसके लिए अवेयरनेस पर्पस हमें दौड़ना ही पड़ेगा, तो ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो फिर मोटिवेशन आ जाता है और ये सब चीज़ें आराम से हो जाती है। बट हाँ, हैप्पी हार्मोन की अगर मैं लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ तो वो मेंटेन कैसे करना है वो मैं भी करती हूँ। और मेरा एक रूल है कि अगर आप किसी को एडवाइस करते हो ना, वो खुद भी इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं सब कुछ कर लेती हूँ और आराम से हो जाता है। बच्चे को पढ़ाना भी आता है इन बिटवीन। राइट, हाँ, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, Because we are a छोटी-छोटी चीज़ें हैं। social being ना, तो we have to maintain all the things together. कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते, इट इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अगर हमें जीवन में कुछ भी नया करना है, एक नया बिजनेस इनिशिएटिव हो, प्रेगनेंसी हो, आपको कहीं किसी और सिटी में शिफ्ट होना हो, किसी और कंट्री में कुछ भी हो जाए, फ्यू थिंग्स आर अनअवॉइडेबल। अपनी फैमिली मैनेज करना, रूटीन्स मैनेज करना, आपका जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो मैनेज करना, घर में छोटी छोटी चीज़ें लाना मैनेज करना, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो वो मैनेज करना, कुछ अगर त्यौहार वगैरह है ये सारा मैनेज करना, तो ये सब करके भी इनको हमको मैनेज करना रहता है। हाँ, क्योंकि वो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ होती है कि जो अगर लग रहा है कि नहीं दैट इज़ इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो वो हम थोड़ा डिले कर सकते हैं। वो कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हम डेलीगेट कर सकते हैं। टीम काफ़ी अच्छी है मेरी।
तो काफ़ी काम वो लोग कर लेते हैं। Okay. तो वो चीज़ हो जाती है कि वीडियो करना है, रील करना है, तो वो सब रेडी कर ले, तो मुझे 30 सेकंड बोलना है तो वो करके डाल भी देते हैं, तो वो Okay. सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। आपने वीडियोस, रील्स वगैरह, पॉडकास्टिंग की बात की, सो हाउ डू यू सी सोशल मीडिया क्या रोल कर रहा है अभी, स्पेसिफिकली अगर बात करें ऐसे यूनिक टॉपिक के ऊपर, और हाउ मच यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी वगैरह का आप कैसे यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। ओके, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है, बट अगर एडवांटेज के ऊपर हम फोकस करें तो यहाँ से बैठे बैठे भी आउट ऑफ कंट्री वाली मदर गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग ले रही है। सो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी ये चीज़ पॉसिबल है, नहीं तो मुझे ही वो सिटी में जाके उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। सो इट इज़ नाउ लिमिटलेस, आप कहीं से भी कहीं भी बात कर सकते हो। अगर आपका कंसल्टेशन वाला बिजनेस है, देन टेक्नोलॉजी इज, इवन वेबिनार भी वहीं से होता है। जब कोविड आया उसके बाद हम वेबिनार के मोड में गए, उसके पहले तो हम ऑफलाइन सेमिनार ही कर रहे थे ना, अलग अलग सिटी में जाना, दौड़ना, भागना, इवेंट करना। जब वेबिनार हुआ तो आराम से इजीली काफ़ी कपल वहाँ पे ज्वाइन हो जाते, और वो ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। जब कोविड के टाइम बैक टू बैक बैचेस चलते थे, बैक टू बैक, ओके, 5-5 बैच एक ही दिन में। ओके, और वो लोग इतने खुश हो गए कि, तो वो बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल है। आज मैंने क्या किया कि मेरे जो गर्भ संस्कार के जो प्रोग्राम्स है, वो जितने वीडियोस है, सब कुछ है, वो मेरी ऑनलाइन मॉड्यूल में ही डाल दिया है। तो वो सिर्फ क्या कि अगर किसी के पास टाइम नहीं भी है तो वो देख के भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। राइट। विथ ऑल दिस हार्ड वर्क जो आपने इतने सालों किया, जब शुरू किया तब स्ट्रगल रही होगी, फिर धीरे धीरे रेफरेंस आए, बिजनेस मिलने लगा, फिर पहला कोई काम बड़ौदा के बाहर से मिला होगा, और आज आप एक अच्छे मुकाम पे बैठे हैं। आपके क्या अचीवमेंट्स रहे होंगे जिनको आप कह सकें कि हाँ ये मेरे लिए एक बड़ा, या जिस चीज़ का मैं प्राउड फील कर सकूं, ऐसी बात रही मेरे खुद को काम को लेके? अचीवमेंट तो बहुत सारे मिले हैं, बट उसमें एक जो मेरा यादगार है, ये फर्टिलिटी एक्सपर्ट का अवार्ड जो पूरे गुजरात में मिला। तो फर्टिलिटी के लिए मैं बहुत पॉजिटिव थी, तो उसके लिए मुझे मिला, मैं बहुत खुश हूँ। राइट। और मेहनत तो हर किसी में लगती है, बिना मेहनत तो मिल नहीं जाता है, और हर्डल से बहुत आए, तो वो सबसे बाहर आने के बाद इस लेवल पे पहुंची है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि सक्सेस सबको दिखती है, कितनी मेहनत की है वो तो उस बंदे को ही खुद को ही मालूम होता है। हम दोनों यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे हुआ है हम दोनों को ही पता है। एक्चुअली क्योंकि पहले क्या था ना शरद जी, मैं हालोल यानी वडोदरा से नियर बाय एक टाउन है, तो हालोल जाती थी फर्स्ट एंड थर्ड संडे, मेरे फ्री कंसल्टेशन होता था वहाँ पे, इनिशियल स्टेज पे। हाँ, इन 2012। ओके। सो वहाँ पे हम संडे को, मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, ही इज़ माई बैकबोन, तो वो हम दोनों जाते थे, एक टीम वाला आता था, और शुरुआत में क्या टीम भी खुद ही करना पड़ता था, वन मैन आर्मी। तो हर मेडिसिन हम हमारी कार में लेके वो वहाँ पे जाते थे, वो ट्रस्ट था वहाँ पे। तो और मानोगे नहीं आप, मैं सुबह की 9 बजे की ओपीडी में बैठती थी, 4 बजे तक मैं चेयर से खड़ी नहीं होती, इतने पेशेंट्स रहते थे। तो नाड़ी देखी, प्रॉब्लम देखे, दवाइयाँ दी, तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई थी। और फिर जाके सूरत में भी विजिटिंग कंसल्टेशन था, सूरत में ओपीडी थी। अब लगा कि नहीं, अब लेवल पे आ गए हैं, अब लोग अलग अलग सिटी से मेरे पास आते हैं। पहले आप लोगों को अप्रोच करते थे, आफ्टर सीइंग द रिजल्ट जो उनको बेनिफिट हुआ, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, नाउ पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग यू। सो दैट इज द रिजल्ट जो उनको मिला है, और दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, अब लोग आपके पास आते हैं। और दूसरा आपने बोला वैसे टेक्नोलॉजी भी आ गई है ना, तो वर्चुअल कंसल्टेशन हो सकता है, तो उनको फिर यहाँ से कुरियर या जो कुछ भी हम ट्रेनिंग देने तो वो कर सकते हैं, तो फिर अभी सेट हो गया है सब कुछ। सिमिलर लाइन में क्वेश्चन रहेगा, डू यू वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर पीपल, अदर डॉक्टर्स, अदर कंसल्टेंट्स, आप काम करते हैं? हाँ, मैं कई एनजीओ में भी लेक्चर देती हूँ, और बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी है कि जो वो अप्रोच करते हैं कि खुशबू यू आर डूइंग वेरी नाइस, सो हमारी मदर जो प्रेग्नेंट होती है ऐसे ही कुछ करते नहीं है, तो तू उसको सीखा, एटलीस्ट तेरे बुक के बारे में बता, या ऐसा कुछ प्रोग्राम है तो उसको कहे, तो वो लोग कोलैबोरेशन के लिए भी बोलते हैं। राइट। खुशबू जी, बहुत सारी बातें आपने शेयर की हमसे, बहुत सारा नॉलेज आपने शेयर किया, और हम आशा रखते हैं कि सारे व्यूअर्स जो ये वीडियोस देखेंगे, जो ये रील्स वगैरह देखेंगे, उनको ये काम में लगेगा।
अगर इस कन्वर्सेशन को हम कंक्लूड करें और मैं आपसे पूछूं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी जब प्लान कर रहे हैं, जब सोच रहे हैं, ऐसे स्टेज पे जो कपल है इंक्लूडिंग द मदर टू बी एंड फादर टू बी, इन दोनों के लिए द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस अगर आपकी ओर से कोई दी जाए तो कौन सी रहेगी? मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहती हूँ। पहले तो आप समझ लीजिए कि मदर्स वूम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ द चाइल्ड। वाह, तो बेबी का 80% डेवलपमेंट वूम में होता है, तब हो जाता है। सिर्फ 20% ही बाहर आने के बाद होता है। तो कपल, मेजॉरिटी ऑफ द कपल क्या करते हैं ना कि 20% यानी बेबी जब बाहर आता है ना, तब उसको सिटी की बेस्ट स्कूल में डालते हैं, बेस्ट क्लासेस करवाते हैं, सब कुछ चाहिए वो करवाते हैं। तो वही एफर्ट्स अगर आप बेबी अंदर है उसी टाइम पे करोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। सो 9 महीना जो 9 मंथ से आपको कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो जो एफर्ट डालने हैं वो आप डाल दोगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन सिक्योर हो जाएगी। वंडरफुल। जब 80% डेवलपमेंट अगर आपने पहले कर लिया तो उसके बाद 20% के लिए इतनी चिंता नहीं रहेगी आपको, क्योंकि जो बीज डालते हैं वही आउटपुट मिलता है। राइट। अगर आप मैंगो आपको चाहिए, आम चाहिए, तो उसके ही सीड बोने पड़ेंगे ना। राइट। अगर आप जामफल गुआवा के बीज डालोगे और फिर पेड़ बड़ा होगा और फिर बोलोगे नहीं यार मुझे तो आम चाहिए था, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं। तो वही क्वालिटी, तो उनको सिर्फ मैं वही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वही एफर्ट डालो। फिर वही एफर्ट आप बेबी आने के बाद डालते ना तो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हम देखते हैं। राइट। तो इसके लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रेट। आपका नॉलेज का रिसोर्स क्या है अपार्ट फ्रॉम आपका जो प्रोफेशनल स्टडीज़ वगैरह रहा, एक्सपीरियंस से जो आपने सीखा, उन चीज़ों को छोड़ के आप क्या पढ़ती हैं और हाउ मच डू यू रीड? कहाँ से आप कंटेंट जो है वो कंज्यूम करती है? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि सब कुछ अवेलेबल है और हर घर में हर कोई डॉक्टर है बिकॉज ऑफ गूगल। वो रिपोर्ट देख के खुद गूगल करता है कि रिपोर्ट क्या कहना चाहता है, फिर खुद समझता है और इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ नहीं, बट मैं तो अपनी कंसल्टेशन में मना करती हूँ कि गूगल से अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछना नहीं है। क्योंकि आप सिंपली आप देखोगे ना कि B12 डेफिशिएंसी के साइन सिम्टम्स, आपको ऐसा ही लगेगा कि मुझे कुछ भी देख लो, डेफिशिएंसी है ये। सिर्फ नॉट ओनली B12, कुछ भी अगर आपने सर्च कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा हाँ ये तो मुझे भी हो रहा है, ये तो मुझे भी हो रहा है। सो व्हाट इज़ योर रिसोर्स? आप कहाँ से पढ़ती है, कितना पढ़ती है, हाउ डू यू रीड बुक्स? आप दिन में, रात में? कई लोग होता है कि 2 पेज पढ़े, एक उनका एक रूटीन होता है कि एटलीस्ट 5 पेज तो मुझे पढ़ने ही है। हाउ डू यू रीड? बुक का मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। मुझे बुक रीडिंग का पहले से शौक था। ओके। और 2011 में मैंने बुक पढ़ी थी द सीक्रेट। वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो आज मेरी लाइफ का हर एक दिन उसकी वजह से है। एंड दैन फिर उसकी हर एक बुक पढ़ना शुरू कर लिया, मैजिक की। फिर वहाँ से मेरी बुक लिखने की मुझे विचार आया कि मुझे भी बुक लिखना चाहिए कि जिससे हम किसी और के लाइफ में कंट्रीब्यूशन दे सके। एंड देन फिर मैंने अपनी एडवांस गर्भ संस्कार की बुक लिखी। उस बुक में मैंने हर एक चीज़ डाली है। लेट मी शेयर विथ यू। ये मेरी बुक है एडवांस गर्भ संस्कार, और इसके अंदर मैंने हमारी ये कन्वर्सेशन में जो चीज़ बताई उसको बहुत डेप्थ में लिखा है। राइट। ये तो हमारे पास टाइम कम है इसलिए बहुत कम लिखा है, हमने कहा है यहाँ पे। बट लिखने में हर एक चीज़ को कवर किया है। प्लानिंग फेज से कपल को क्यों करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों की केयर करनी चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इवन ड्यूरिंग कंसेप्शन कौन से श्लोक बोलने चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है। सो अगर किसी को इन डेप्थ जानना हो तो दे कैन गो टू अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा एंड आप इजीली बाई कर सकते हैं। इस बुक में मैंने एक चीज़ कही है कि यहाँ पे QR कोड भी रखा हुआ है। Okay. जो टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आए, आप QR स्कैन करोगे ना, सीधा वीडियो प्ले होगा। टेक्नोलॉजी। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, तो आप इजीली उसको समझ भी सकते हो। right. तो ये बुक आपको अमेज़ॉन से भी मिल जाएगी। ग्रेट। आपने पूछा था कि मैं कौन से टाइम पे बुक पढ़ती हूँ, कितना पढ़ती हूँ। क्योंकि पूरा रूटीन आपने अभी हमको बताया सुबह से लेके शाम तक का, तो विच टाइम यू प्रीफर? मेरा एक टारगेट रहता है कि मैं 15 दिन में एक बुक कंप्लीट करूँ।
ओके। राइट। तो अभी वो कितनी बड़ी है छोटी है उसके हिसाब से हाँ। रहता है। दूसरा कि मैं जब भी बुक पढ़ती हूँ तो मैं लिखती भी हूँ नोट्स। बिकॉज अगर पढ़ लिया ऑपरेशन एक सक्सेसफुल पेशेंट इज डाई, पढ़ लिया बहुत सारा कुछ मालूम ही नहीं मालूम हुआ नहीं है। तो उस बुक रीडिंग का कोई मतलब नहीं है। नॉलेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज और यूज ऑफ दैट Exactly. नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। सो एक चैप्टर मैं डेली पढ़ती हूँ, अगर ऐसा टाइम नहीं मिला तो आपने बोला वैसे 5 पेजेस, ओके। तो मैं टारगेट अभी तब तक खाना नहीं खाती हूँ। हाँ। अगर नहीं पढ़ा इतना पढ़ा सेट टारगेट, ये नहीं होगा तब तक ये नहीं तो करूंगी। खाना नहीं खाना है, तो मैं ऐसा करती यानी हूँ। खाने के लिए पढ़ूंगी। हाँ, क्योंकि मेरा एक्चुअली रूटीन में क्या होता है, मैं सुबह में पढ़ लेती हूँ। ओके। जैसे ही मेरा वर्कआउट हो गया उसके बाद जब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती हूँ तो मैं अपनी हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हूँ, तो मैं पर्टिकुलर चीज़ें एक फिक्स ही होती है जिसमें टाइम ज़्यादा ना जाए, फटाफट सोचने में टाइम ज़्यादा ना चला जाए, वैसी चीज़ें प्रेफर करती हूँ। तो उसी टाइम पे मैं एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 9 बजे से मेरे खुद के क्लासेस भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर उस टाइम पे टाइम मैनेज नहीं हुआ तो वो डेलीगेट हो जाता है नेक्स्ट क्वार्टर पे। अगर तभी भी टाइम नहीं हुआ, पेशेंट हो गए, तो फिर ऐसा हो गया नहीं, खाना खाने से पहले, डिनर भी के करके टाइम निकाल पहले के इतना पढ़ना ही है, उसके बाद ही करो, तो आई कैन मैनेज। तो इस तरह से पढ़ना होता है। बट अगेन उसके जो की पॉइंट्स होते हैं ना, उसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि वो फिर हमें अपने स्केड्यूल में ऐड करने के लिए हाँ, तो वो सेट हम कर सकते हैं। टू डू क्या करना है हमको? अगर आपने ये बुक पढ़ी है तो व्हाट आर द टू डूज फॉर यू? आप किस चीज़ों के ऊपर एक्शन लेंगे? हर एक बुक कुछ ना कुछ कह जाती है। बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। एंड मैं अपने व्यूअर से ये भी कहना चाहूँगा कि ये एक छोटी बच्चों जैसी आदत अपनी होनी चाहिए, चाहे हम कितने ही बड़े हो जाए, कि जब तक ये कम नहीं होगा मैं ये नहीं करूँगी। ये छोटे बच्चों जैसी एक बात लगती है आपको, लेकिन हमारे जीवन के अंदर इसको ऐड करनी चाहिए कि किसी ऐसे अच्छे काम को जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको ऐसे रूटीन काम से ज्वाइन कर दीजिए जिसके बिना आप रह नहीं सकते। मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो कहीं ना कहीं आपको वो सेल्फ रिमाइंडर मिलता रहता है कि आपको खाना खाने से पहले कुछ काम करना था जो आपने नहीं किया। So this is very wonderful thing which everybody can apply. And at the end, I would like to thank you for sparing your time. आप आए यहाँ पर और हमारे साथ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो शायद हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर शादी हो चुकी है तो भी, अगर नहीं हुई है, इन फ्यूचर होने वाली है, अगर बच्चों का प्लान कर रहे हैं, या प्रेग्नेंट लेडी है, नॉट फॉर लेडी, फॉर द हस्बैंड ऑल्सो, फॉर द फैमिली ऑल्सो, सबके लिए। सो इस टॉपिक के ऊपर जिसे हम गर्भ संस्कार कहते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज आपने शेयर किया। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर दैट। एंड माई मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, हाउ इज़ योर फीडबैक अबाउट दिस पॉडकास्ट? शरद जी, ये पॉडकास्ट बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे अभी दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि अवेयरनेस पर्पस जैसे टेक्नोलॉजी का हम अगर पॉजिटिव वे से यूज़ करेंगे तो मिलियंस ऑफ कपल्स को इसी वजह से बेनिफिट्स होगा, नॉट फॉर अस बट लोगों को ही बेनिफिट होने वाला है, और ये एक जरिया बनेगा। एंड आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर यू कि मुझे एज अ स्पीकर आपने यहाँ पे इनवाइट किया, कि अगर कुछ आपको लगा होगा तो ही आपने ये कंटेंट को सिलेक्ट किया। एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि हमारे ये पॉडकास्ट की वजह से मिलियंस ऑफ कपल को इसका बेनिफिट होगा। थैंक यू। सो एज आई शेयर्ड मैनी टाइम्स, नॉलेज जो है अगर आप उसको शेयर करेंगे तो मल्टीप्लाई होता है। एंड इफ़ यू आर हैविंग नॉलेज ऑफ अ स्पेसिफिक टॉपिक, आपका शेयरिंग जो है उस नॉलेज का, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। चैरिटी करने के कई सारे तरीके होते हैं, सिर्फ पैसा दे के चैरिटी की जाती है ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी एक इंसान को भी अगर आप सिखा सकते हो और अगर उसकी लाइफ उस चीज़ से बेटर होती है, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दी सोसाइटी। कई बार ये होता है ना कि भाई सोसाइटी को क्या दिया आपने, आप बड़े हुए, आप आगे बढ़े, आपने बिजनेस किया, आपकी 10-15 जन की टीम है, लेकिन आप सोसाइटी के लिए क्या करते हो? सोसाइटी के लिए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, और वो सिर्फ पैसा नहीं होता। एंड दैट इज़ ओनली इंटेंशन अबाउट दिस पॉडकास्ट। और यहाँ हमारा और हमारी पूरी टीम का यही फोकस रहता है कि यूनिक टॉपिक के ऊपर
एक नॉलेज सीरीज़ बनाकर लोगों के सामने रखी जाए, जिनसे लोगों का बेनिफिट हो और कहीं ना कहीं सोसाइटी को हम कुछ बेटर बना सकें। विद दिस नोट, thank you so much for coming. Thank you so and much. we would like to thank all the viewers of this podcast and we hope ये आपको बहुत ही अच्छा एक नॉलेज सेशन रहेगा आपके लिए और आपको कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। Thank you.